बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक सुंदर लड़की आती है। पूरे गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उससे सुंदर लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी होती। अरे गोपाल भाई, वो देखो कितनी सुंदर लड़की है भाई। इसे आज से पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है पास के गांव से आई है। हाँ भाई, मुझे तो इससे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। कुछ भी हो जाए, मैं इसी से शादी करूंगा। अरे गोपाल भाई, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रही है? लगता है रास्ता भटक गई है। चलो, हमें इसे रोकना होगा। कहीं ये जंगल में चली गई तो जंगली जानवर इसे कच्चा ही खा जाएंगे। चलो चलो, इसकी मदद करते हैं। तभी वो लड़की जंगल की ओर चली जाती है। कुछ दूर जाते ही लड़की की सांस फूलने लगती है। वो सांस नहीं ले पा रही होती। मैं सांस नहीं ले पा रही, क्या करूं? मेरी सांस क्यों फूल रही है? तभी पास में उसे एक कुआं दिखाई देता है। वो भागती हुई जाती है और उस कुएं में कूद जाती है। अरे दैया रे दैया, गोपाल भाई, ये कमबख्त तो कुएं में कूद गई। तुम तो शादी से पहले ही विधवा हो गए। अब क्या करें? अरे बेवकूफ, जल्दी चल, हमें उसे बचाना होगा। फिर वो दोनों भागते हुए उस कुएं के पास जाते हैं। रामू, देख, तेरी भाभी की जान खतरे में है। तुझे उसे बचाना होगा। चल, जल्दी से कुएं में कूद जा। वाह बेटा वाह, शादी का लड्डू तुम खाओ और अपनी जान हम खतरे में डालें। मैं नहीं कूदने वाला इतने गहरे कुएं में। हाँ, कमबख्त, तू किसी काम का नहीं है, मुझे ही जाना होगा। फिर गोपाल कुएं में कूद जाता है और लड़की का हाथ पकड़ लेता है। जी, आप ठीक तो हैं? आप इस कुएं में क्यों कूद गईं? आप मरना क्यों चाहती हैं? अरे, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? कहीं आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। जी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे गोपाल भाई, जल्दी से रस्सी पकड़ लो, मैं तुम दोनों को ऊपर खींच लूंगा। फिर रामू उन दोनों को रस्सी से ऊपर खींच लेता है। तभी गोपाल उस लड़की से प्यार का इजहार करता है और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। लड़की भी उसकी बहादुरी देखकर उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी की पहली रात। अरे प्रीतम, आज तो हमारी शादी की पहली रात है। मैंने फिल्मों में देखा है, पत्नी पति के लिए दूध का गिलास लाती है। तुम भी मेरे लिए एक गिलास गर्मा गर्म दूध लाओ ना। जी ठीक है, अभी लाई। फिर इतना बोलकर राधा रसोई की तरफ जाती है। तभी उसकी सांस फूलने लगती है। अरे नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है मुझे अभी जाना होगा। तभी राधा भागती हुई घर से बाहर निकल जाती है। अरे ई का हो गया? अरे प्रीतम, कहाँ भागी जा रही हो? कौनो भूत वूत देख लिया क्या? अरे प्रीतम सुनो। फिर गोपाल भी राधा के पीछे पीछे भागने लगता है। राधा सीधे जंगल की तरफ भागती है। अरे कमबख्त, इतनी रात गए जंगल की तरफ क्यों भाग रही है? जंगल में मंगल करना चाहती है क्या? अरे मर गए रे। अरे प्रीतम सुनो, इतनी रात गए जंगल में जाना ठीक नहीं रहेगा। तभी राधा भागती हुई जाती है और सीधा उसी कुएं में कूद जाती है। अरे मर गए रे। ये क्या? ये नास मिट्टी तो फिर से कुएं में कूद गई। अब क्या करूं? फिर गोपाल भागता हुआ कुएं के पास जाता है। अरे प्रीतम, तुम ठीक तो हो? अब क्या करूं? वही कुएं के पानी में कूदते ही राधा की सांस में सांस आती है। शुक्र है थोड़ी सांस तो आई। अब जाकर मेरी जान में जान आई है। अरे प्रीतम, तुम ठीक तो हो? लो, ये रस्सी जल्दी से पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर गोपाल कुएं में रस्सी डालकर राधा को ऊपर खींच लेता है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, जो फिर से इस कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी? राधा गोपाल की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वापस अपने घर लौट जाती है। और फिर अगले दिन
राधा मन ही मन सोचती है, लगता है मुझे इन्हें सब सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं, अगर सच बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें सच नहीं बता सकती। फिर रात होने पर, अरे प्रीतम, कल की रात तो चौपट हो गई, क्यों ना आज की रात को रंगीन बनाया जाए? जी ठीक है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म दूध का गिलास लाती हूँ। फिर राधा रसोई में दूध गर्म करने लगती है। तभी उसकी सांस फिर से फूलने लगती है। अरे नहीं, मेरी सांस फिर से फूल रही है। मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है मुझे अभी पानी में जाना होगा। फिर राधा रसोई से भागती हुई जाती है और गोपाल उसे देखता रह जाता है और वो घर से बाहर निकल जाती है। अरे नहीं, ये नास मिट्टी तो फिर से पीटी उषा बन गई। अरे कमबख्त, अब कहाँ भागे जा रही है? अरे मर गए रे, अब क्या करूं? कहीं ये फिर से उस कुएं में कूदने तो नहीं जा रही? फिर गोपाल भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। अरे नास मिट्टी, रुक जा, कहाँ भागे जा रही है? अरे रुक जा। राधा गोपाल की एक नहीं सुनती और सीधा उस कुएं में छलांग लगा देती है और कुएं के पानी के अंदर नीचे तक चली जाती है। गोपाल कुएं के अंदर झांकने लगता है। अरे कमबख्त, कहाँ चली गई? आज तो ये कुएं में दिखाई भी नहीं दे रही। अब क्या करूं? अरे प्रियतम, तुम कहाँ हो? तभी राधा पानी के ऊपर आ जाती है। राधा को देखकर गोपाल की जान में जान आती है। शुक्र है भगवान का, मुझे लगा तुम इस गहरे पानी में डूब गई। फिर गोपाल रस्सी फेंक कर राधा को कुएं से ऊपर खींच लेता है और राधा के बाहर आते ही उससे सवाल जवाब करने लगता है। बस राधा, बहुत हो गया। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई जो रोज रोज इस कुएं में कूद जाती हो? आज तुम्हें मुझे असलियत बतानी ही होगी। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन रोज रोज अपनी जान देने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझसे शादी करके मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, अगर मेरे साथ खुश हो तो फिर रोज रात को अपनी जान क्यों देने चली आती हो इस कुएं के पास? लेकिन राधा गोपाल की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वापस घर की ओर चली जाती है। फिर अगले दिन गोपाल मन ही मन सोचता है, एक काम करूंगा, आज इसे बेड के साथ बांध दूंगा, फिर देखता हूँ ये कैसे कुएं में कूदने जाती है। फिर रात होने पर, जी क्या हुआ? आज आप बड़ी शांति से बैठे हो। आज दूध नहीं मांगोगे? नहीं, मुझे अब दूध पीना ही नहीं है। मैं जब भी तुमसे दूध मांगता हूँ तुम कुएं में कूद जाती हो। अरे जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं प्रीतम जी, आप सो जाओ, आज आप आराम करो। फिर गोपाल सोने का नाटक करने लगता है और जैसे ही राधा सोती है वो उसके पैर को जंजीर से बांधकर बेड के साथ ताला लगा देता है। अब देखता हूँ अपनी जान कैसे देगी। फिर गोपाल भी चैन की नींद सो जाता है। तभी कुछ देर के बाद राधा की सांस फूलने लगती है। वो जोर जोर से हाँफने लगती है। अरे नहीं, मैं सो कैसे गई? मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कुएं में जाना है। फिर राधा जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पैर तो जंजीर से बंधा हुआ है। अरे नहीं, ये क्या किया आपने? नहीं, अरे नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही। अजी मेरी मदद कीजिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तभी राधा बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाती है और आवाज सुनकर गोपाल की नींद भी खुल जाती है। अरे राधा, क्या हुआ? तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? जी मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे पानी चाहिए, पानी, बहुत सारा पानी। हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पीने का पानी लाता हूँ। नहीं सर, नहीं, सिर्फ पीने के पानी से कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। मुझे कुएं में ले चलिए, मुझे कुएं में ले चलिए। हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ। तभी राधा की सांस और ज्यादा फूलने लगती है। जी कोई फायदा नहीं, कुआं यहाँ से बहुत दूर है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरा आखिरी समय आ गया, अब कोई फायदा नहीं है, रहने दीजिए। नहीं राधा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
लेकिन ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हारी सांस ऐसे क्यों फूल रही है? तुम्हें सांस लेने के लिए पानी की जरूरत क्यों है? आखिर तुम हो कौन? तभी राधा सांस न आने की वजह से बेहोश हो जाती है। अरे नहीं राधा, 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 तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो राधा, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। राधा, अरे अरे, अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ। फिर गोपाल राधा को उठाता है और गांव की नदी की ओर दौड़ पड़ता है। तुम घबराओ नहीं राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और फिर कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही राधा को नदी में डाल देता है। राधा नदी के पानी के अंदर डूब जाती है और गोपाल उसे देखता रहता है। अरे राधा, तुम ठीक तो हो? राधा, तुम कहाँ हो? राधा, सांस लो राधा, सांस लो। लेकिन राधा नदी में डूब जाती है और उसका कोई अता पता नहीं होता। नहीं राधा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। राधा, राधा, मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मैं भी इस नदी में ही डूबकर अपनी जान दे दूंगा। फिर गोपाल भी उस नदी में कूद जाता है और डूबने लगता है। अरे अरे, मर गया। अरे हाय राम, कोई मुझे बचाओ। अरे अरे, मर गया। अरे गोपाल पानी में डूब रहा होता है। तभी राधा जलपरी बनकर वहां पहुंच जाती है। गोपाल राधा को जलपरी के रूप में देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर राधा गोपाल को पकड़ लेती है और नदी के ऊपर ले आती है। अरे बच गया। अरे लेकिन ये मैंने क्या देखा? राधा एक जलपरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जरूर भ्रम हुआ होगा। लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राधा गोपाल के सामने जलपरी के रूप में खड़ी होती है। गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे नहीं, तुम तो एक जलपरी हो। हाँ, मैं एक जलपरी हूँ। इसलिए मुझे थोड़ी देर के बाद पानी में सांस लेने की जरूरत पड़ती है। मैं ज्यादा देर तक बिना पानी के नहीं रह सकती। ओह, इसलिए तुम बार बार कुएं में कूद जाती थी। मुझे लगा तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, इसीलिए अपनी जान देना चाहती हो। जी, आप मेरी असलियत जानने के बाद मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? अरे नहीं नहीं राधा, कैसी बातें करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो अब घर चलते हैं। जी, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मेरी पानी की प्यास भी बढ़ती जा रही है। पहले तो मुझे दिन में सिर्फ एक बार नदी में जाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब तो दिन में बार बार पानी में जाना पड़ रहा है। नहीं तो मेरी सांस फूलने लगती है। मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं समझ सकता हूँ राधा, लेकिन अभी इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम भगवान पर विश्वास रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वक्त के साथ साथ राधा की पानी की प्यास बढ़ती जाती है। फिर राधा को बार बार नदी में कूदता देख गांव की औरतें भी उसके बारे में बातें करने लगती हैं। अरे रेशमा बहन, तुमने गोपाल की बीवी को देखा? ये दिन में बार बार नदी में डुबकी लगावत है। शर्म नाम की कोनो चीजें नहीं है। इसके अलावा कोई भी औरत यूँ खुले में नदी में डुबकियां नहीं लगाती। पता नहीं इस महारानी को पानी से कितना प्यार है, जब देखो नदी में कूदती रहती है। सही कहती हो बहन, हमें तो दिन में एक बार नहाने में शर्म आती है और ये बेशर्म बार बार नदी में कूदती रहती है। मुझे तो लगता है हमें इसके बारे में सरपंच से बात करनी चाहिए। इसकी वजह से गांव के सारे मर्द बिगड़ रहे हैं। देखो तो कैसे दिन भर नदी के किनारे बैठे रहते हैं। फिर एक दिन की बात है, रात के समय राधा की सांस फूलने लगती है। अरे नहीं, मुझे अभी पानी के अंदर जाना चाहिए। मुझे अभी पानी के अंदर जाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रात भी बहुत हो रही है, क्या करूं? इन्हें उठाना सही नहीं होगा, मुझे खुद ही जाना होगा। फिर राधा भागती हुई घर से जाती है और सीधा नदी में कूद जाती है। अरे वाह वाह, देखो भाई, आ गई राधा।
हमें इसी का तो इंतजार था। अरे वाह 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 वाह, अब मजा आएगा, अब जी भर के से निहारेंगे। फिर जैसे ही राधा पानी से बाहर निकलती है तो वो उसे छेड़ने लगते हैं। अरे क्या बात है मेरी रानी, इतनी रात में भी नदी में डुबकी लगा रही हो? हाँ, क्या बात है? चलो हम सब साथ मिलकर नदी में डुबकी लगाते हैं। फिर एक मनचला राधा का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अरे आना, अब क्या हो गया? वैसे तो पूरा दिन नदी में डुबकी लगाती रहती हो, आज हमारे साथ भी एक डुबकी लगा लो। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़, वरना ठीक नहीं होगा, छोड़। आज तो हम दोनों तेरे साथ पानी में डुबकी लगा कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों राधा को जबरदस्ती उठा लेते हैं और उसके साथ नदी में कूद जाते हैं। ये सारा मंजर एक गांव वाला दूर छिपा हुआ देख रहा होता है। अरे वाह राजेश भाई, आज तो मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, अरे मेरी रानी घबराओ नहीं, तुम भी हमारे साथ मजे करो। हाँ आओ। तभी राधा पानी के अंदर चली जाती है। अरे भाई, ये कहाँ चली गई? कहीं डूब तो नहीं गई? अब क्या करें? अरे मरने दो ना, हमें क्या, वैसे भी पूरा दिन नदी में डुबकी लगाती रहती है ये। अगर किसी को इसकी लाश मिली भी तो हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, खुद ही डूबकर मर गई होगी। है? चलो यहाँ से निकलते हैं, कहीं कोई हमें देख न ले। फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, राधा जलपरी बनकर वहाँ आ जाती है और पानी के नीचे से उन दोनों की टांग पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये कौन कमबख्त मारा है जिसने मेरी टांग पकड़ ली है? अरे भाई, मुझे भी कोई टांग पकड़कर नीचे खींच रहा है। अरे मर गया रे। अरे भाई, कोई है, हमारी मदद करो। अरे भाई, बचाओ हमें। आई मम्मी, मर गया, आज तो मर गया रे, आज डुबकी लगाना महंगा पड़ गया रे। अरे मर गया रे। फिर राधा उन दोनों को पानी के नीचे खींच लेती है। वहाँ वो दोनों राधा को जलपरी के रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर राधा उन्हें नदी की गहराइयों में ले जाती है और मार डालती है और खुद पानी के बाहर आ जाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। अरे ये क्या? ये राधा तो नदी से बाहर आ गई, लेकिन वो दोनों अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो गांव वाला नदी के पास जाता है और उन दोनों मंचलों को पुकारने लगता है। अरे भाई, तुम कहाँ हो? तुम दोनों ठीक तो हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? वो गांव वाला बहुत देर तक उन्हें पुकारता है, लेकिन नदी में कोई हलचल नहीं होती। फिर डर के मारे वो भी वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन उन दोनों मंचलों की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। सब गांव वाले उन दो लाशों को देखकर डर जाते हैं। अरे भाई, ये दोनों तो हट्टे कट्टे जवान थे, भला इन्हें किसने मारा होगा? पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गोपाल भी वहीं होता है। वो भी उन गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। गोपाल भी उन दोनों को मरा हुआ देखकर डर जाता है। फिर वो घर की ओर जाता है। अरे राधा, तुम्हें पता है नदी में दो आदमियों की लाश तैरती हुई मिली है, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता। अब तुम्हारा भी बार बार नदी में जाना ठीक नहीं है, हमें कोई और उपाय करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सब गांव वाले उन आदमी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी वो गांव वाला सबको बताता है। भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उन दोनों आदमियों ने राधा को उठा रखा था और उसके साथ नदी में कूदे थे, लेकिन कुछ देर के बाद सिर्फ राधा ही पानी से बाहर निकली थी और अगले दिन उन दोनों की लाश हमें मिली है। हाँ? इसका मतलब तो सीधा सा है भाई, राधा ने ही उन दोनों को डुबा कर मारा है। मुझे तो पहले से ही ये राधा कुछ ठीक नहीं लगती है, दिन रात नदी में डुबकी लगाती है। भला आधी रात को कोई नदी में जाता है भला? है? बोलो बोलो। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, ये राधा का ही काम है।
मुझे तो लगता है ये राधा कोई साधारण औरत नहीं है। इसके ऊपर जरूर किसी चुड़ैल का साया है। जब आधी रात को किसी औरत की घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, उस वक्त ये नदी में डुबकियां लगा रही होती है। तुम ही बताओ भाई, ऐसा कौन करता है, हाँ? फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाले लेकर गोपाल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। मारो मारो, आज इस राधा को जिंदा नहीं छोड़ना है। ये एक चुड़ैल है, इसी ने उन दोनों लड़कों को मारा है। मारो मारो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राधा, अबे तेरी सच्चाई का पता चल गया है। तूने ही उन दोनों को मारा है। बाहर निकल। अरे नहीं, ये गांव वाले तो तुम्हारे खून के प्यासे हो गए हैं। अब क्या करें? अब घबराइए नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। ए राधा, तुमने ही उन दोनों को मारा है। हीरा ने अपनी आँखों से देखा है। हाँ। देखिए सरपंच जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो दोनों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उन दोनों ने मुझे जबरदस्ती नदी में धक्का दिया था। मैं तो तैरकर ऊपर आ गई, लेकिन वो दोनों वही नदी में डूब गए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुमने उन दोनों को राधा के साथ बदतमीजी करते हुए देखा था? हाँ सरपंच जी, ये सही कह रही है। वो दोनों इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। फिर तो इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। उन दोनों ने खुद अपनी मौत चुनी है। ठीक है राधा, हम मान लेते हैं तुमने उन दोनों को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही उनकी मौत हुई है। तुम्हें आधी रात को नदी में नहीं जाना चाहिए था। आज के बाद तुम नदी के अंदर नहीं जाओगी। फिर इतना बोलकर वो सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। ठीक तो हो ना राधा, तुम डरो नहीं। तुमने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जी, लेकिन अब मैं नदी में नहीं जा पाऊंगी। अब क्या होगा? मैं ज्यादा देर तक पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तुम डरो नहीं, मैं कुछ न कुछ उपाय निकालता हूँ। फिर गोपाल एक शीशे का हेलमेट बनवाता है जिसके अंदर पानी भरा जा सके। ये देखो राधा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम इसे पहन लो। फिर राधा उस शीशे के हेलमेट को पहन लेती है और गोपाल उस हेलमेट के ऊपर से उसमें पानी भर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अब बहुत अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। ये तो आपने कमाल ही कर दिया। देखा मेरा कमाल, अब तुम हर वक्त अच्छे से सांस ले सकती हो। फिर ऐसे ही कुछ दिन तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। कहीं कोई गांव वाला तुम्हें इस हेलमेट के साथ देख ना ले। जी, मैं ध्यान रखूंगी। फिर एक दिन राधा घर का काम कर रही होती है, तभी उनके घर के आगे से एक गांव वाला गुजरता है। घर की खिड़की खुली हुई होती है, तभी उस गांव वाले की नजर राधा पर पड़ती है। उसका पानी से भरा हेलमेट देखकर वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये गोपाल की पत्नी ने सर पर क्या पहना हुआ है? इसमें तो पानी भरा हुआ है। भला ये इसमें सांस कैसे ले रही है? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये कोई जादुई चीज है। फिर रात होने पर कालिया जग्गू के साथ गोपाल के घर के बाहर पहुंच जाता है। राधा और गोपाल सो रहे होते हैं। वो हेलमेट वहीं पास में पड़ा हुआ होता है। जग्गू भाई, वो देखो, वो रहा वो जादुई हेलमेट जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसमें जादुई पानी है। गोपाल की पत्नी इसी पानी के अंदर सांस ले रही थी। चलो, हमें इसे चुराना होगा। फिर वो दोनों दबे पांव उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। कालिया धीरे से हेलमेट उठाता है और वो दोनों वहाँ से दबे पांव निकल जाते हैं और जंगल के अंदर भाग जाते हैं। अरे वाह वाह कालिया भाई, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। हमें इस जादुई पानी की बहुत ज्यादा कीमत मिलेगी। जरा तुम इसे पहन कर तो देखो। फिर कालिया वो हेलमेट पहन लेता है। हेलमेट पहनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गया रे! ये क्या मुसीबत है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे अरे जग्गू भाई, इस कमबख्त हेलमेट को मेरे सर पे से उतारो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर जग्गू उस हेलमेट को कालिया के सर से उतार देता है। अरे बच गया रे, मैं तो बाल बाल बच गया। अरे भाई, इसमें तो साधारण पानी भरा हुआ है, ये कोई जादुई पानी नहीं है भाई।
भाई, अगर ये जादुई पानी नहीं तो फिर राधा इसमें सांस कैसे ले पा रही थी? दाल में जरूर कुछ काला है। चलो, हमें वापस गोपाल के घर जाना चाहिए। फिर वो दोनों हेलमेट लेकर वापस गोपाल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहीं राधा की पानी की प्यास जाग जाती है। वो उस पानी के हेलमेट को तलाशने लगती है। अरे ये हेलमेट कहाँ गया? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? अब क्या करूं? मेरी तो सांसें उखड़ने लगी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अभी पानी की सख्त जरूरत है। फिर वो रसोई घर की तरफ भागती हुई जाती है। वहाँ एक घड़े में पानी पड़ा हुआ होता है। वो घड़े के अंदर अपना मुंह डालने की कोशिश करती है, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण उसका सर उसके अंदर नहीं जा पाता। भगवान, अब क्या करूं? मुझे अभी नदी में जाना होगा, अब कोई रास्ता नहीं है। फिर राधा घर से निकलकर सीधा नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। फिर वो दोनों भी हेलमेट को वहीं छोड़कर राधा के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तभी राधा दौड़ते दौड़ते नदी के अंदर कूद जाती है। अरे कालिया भाई, ये तो नदी में कूद गई। तभी राधा अपने असली रूप में आ जाती है और एक जलपरी का रूप लेकर नदी में तैरने लगती है। कालिया और जग्गू पेड़ के पीछे छिपकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। राधा को जलपरी के रूप में देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दैया रे दैया, जग्गू भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये राधा तो एक जलपरी निकली भाई। भाई, मैंने तो जलपरियों के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया। भाई, ये सोचो, इस जलपरी की बाजार में हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। सही कहते हो भाई, हमें इस जलपरी को पकड़ना ही होगा। फिर राधा कुछ देर नदी में रहने के बाद पानी से बाहर निकलती है और औरत के रूप में आ जाती है और अपने घर की ओर चल देती है। कालिया और जग्गू भी उसका पीछा करने लगते हैं। जब राधा घर पहुंचती है तो उसकी नजर अपने हेलमेट पर पड़ती है। अरे, ये हेलमेट यहाँ घर के बाहर क्या कर रहा है? इसे यहाँ कौन लाया? चलो अच्छा है, ये मिल गया। फिर जैसे ही राधा हेलमेट पहनने लगती है, पीछे से जग्गू और कालिया आ जाते हैं और उसके ऊपर एक चादर डालकर उसे पकड़ लेते हैं और हेलमेट वहीं गिर जाता है। जग्गू भाई, कस के पकड़ना, ये एक मायावी औरत है, कहीं हाथ से निकल न जाए। कौन है? छोड़ो मुझे। फिर वो दोनों राधा को एक पिंजरे में डाल देते हैं और पिंजरे को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। रास्ते में राधा अपनी चूड़ियों को गिराती जाती है। अरे जग्गू भाई, अब तो हम माला माल होने वाले हैं। इस जलपरी की हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ राधा को घर में ना पाकर गोपाल घबरा जाता है। राधा, राधा, ओह राधा, अरे नहीं, ये राधा कहाँ चली गई? फिर गोपाल पूरे घर में राधा को ढूंढता है, लेकिन राधा कहीं नहीं मिलती। फिर वो घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहाँ पर हेलमेट पड़ा हुआ मिलता है। खाली हेलमेट को देखकर वो डर जाता है। हे भगवान, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे अभी नदी की तरफ जाना होगा, शायद राधा वहीं होगी। हाँ। फिर गोपाल नदी की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। राधा, राधा, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? राधा, राधा। वहीं दूसरी तरफ पिंजरे में राधा की सांसें उखड़ने लगती है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे पानी की जरूरत है। अरे जग्गू भाई, क्या करें? ये तो बिना पानी के तड़प रही है, कहीं ये मर गई तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, लाखों का। कालिया भाई, वो देखो पास में ही नदी है, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। फिर वो दोनों उस पिंजरे को उठाकर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे जग्गू भाई, अगर हमने इसे बाहर निकाला तो ये भाग जाएगी, इसे पिंजरे के साथ ही पानी में डुबो देते हैं। फिर वहाँ दोनों पिंजरे को साथ लेकर नदी में उतर जाते हैं। पानी में जाते ही राधा अपने असली रूप में आ जाती है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हश्र करती हूँ। जलपरी, इस पिंजरे में रहकर तू हमारा कुछ नहीं कर सकती।
राधा पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पिंजरा लोहे का बना हुआ होता है जिसका दरवाजा मोटी रस्सियों से बंधा होता है। वो उन रस्सियों को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उन रस्सियों को तोड़ नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ गोपाल भी राधा की तलाश में जंगल में घुस जाता है, जहाँ उसे रास्ते में राधा की चूड़ियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। अरे ये चूड़ी तो राधा की है, जरूर वो किसी मुसीबत में है। फिर गोपाल चूड़ियों का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राधा मदद के लिए लोगों को पुकारती है, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे बेवकूफ जलपरी, क्यों अपनी मौत को बुला रही है? अगर गांव वालों ने तुझे इस रूप में देख लिया तो तुझे एक मायावी चुड़ैल समझकर आग लगा देंगे। आग। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मदद के लिए किसे पुकारूं? कालिया और जग्गू नदी से बाहर निकलकर आराम करने लगते हैं। तभी राधा पानी के अंदर मछलियों से मदद मांगती है। मछलियाँ जल परी की मदद की पुकार सुनकर वहाँ पहुँच जाती हैं। हे मछलियों, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अपने नुकीले दांतों से इन रस्सियों को काट सकती हो, मेरी मदद करो। फिर सभी मछलियाँ रस्सी को काटने लगती हैं और कुछ ही देर में रस्सियाँ कट जाती हैं। रस्सियाँ कटते ही जल परी पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। अरे मर गए रे जग्गू भाई, ये कमबख्त पिंजरे से बाहर कैसे निकल गई? अब क्या करें? यही सोचकर वो दोनों भी नदी में कूद जाते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ही पानी में मरने के लिए आ गए। अरे 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 मर गए रे। और कुछ ही देर में उन दोनों की दम घुटने से मौत हो जाती है। फिर जलपरी नदी से बाहर निकल जाती है और कुछ ही देर में गोपाल भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? फिर राधा गोपाल को सारी बात बताती है। शुक्र है भगवान का, तुम्हारी असलियत किसी को पता नहीं चली। फिर वो दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। एक दिन की बात है। जी सुनिए, कहाँ हैं आप? जल्दी यहाँ आइए, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। जी आप बाप बनने वाले हैं, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर गोपाल खुश नहीं होता और चिंता में पड़ जाता है। अजी क्या हुआ, आप खुश नहीं हुए? मुझे तो लगा था आप ये खबर सुनकर फूले नहीं समाएंगे। नहीं राधा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में डर है, कहीं होने वाला बच्चा भी तुम्हारे जैसा हुआ तो क्या होगा? तुम एक जलपरी हो और ज्यादा देर तक पानी के बिना सांस नहीं ले सकती। तुम्हारी असलियत कोई गांव वाला नहीं जानता। अगर हमारा बच्चा भी ऐसा ही पैदा हुआ तो क्या करेंगे? उसे गांव वालों की नजर से कैसे बचाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम घबराओ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी तुम ज्यादा चिंता मत करो। फिर इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और राधा अपनी सच्चाई सभी गांव वालों से छिपा कर रखती है। और फिर एक दिन, अजी सुनिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया है। आप जल्दी से दाई माँ को बुला कर ले आइए। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन तुम ये हेलमेट उतार लो, कहीं दाई माँ तुम्हें इस हालत में ना देख ले। ठीक है, आप जाइए, जल्दी जाइए। फिर गोपाल भागता हुआ जाता है और दाई माँ को पूरी बात बताता है। फिर दाई माँ गोपाल के साथ उसके घर पहुँचती हैं। वहाँ राधा दर्द से कराह रही होती है। ठीक है राधा, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोपाल, तुम बाहर इंतजार करो। जी ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। फिर कुछ ही देर में कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे गोपाल, बधाई हो, देखो तुम्हें कितनी प्यारी सी बच्ची हुई है। गोपाल उस बच्ची को गोद में ले लेता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी राधा की सांस फूलने लगती है। अच्छी सुनिए, मैं सांस नहीं ले पा रही, कुछ कीजिए। अरे तुम्हें क्या हुआ राधा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? हाँ दाई माँ, ये ठीक है। चलिए आप जाइए, अब मैं राधा का ख्याल रख लूंगा। हाँ, लेकिन ये इस तरह से सांस क्यों ले रही है? मुझे तो इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं दाई माँ, ये बिल्कुल ठीक है। आप जाइए। हाँ, अब आप जाइए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर दाई माँ वहाँ से चली जाती हैं।
फिर गोपाल अपनी बेटी को राधा के सिरहाने लिटा देता है और जल्दी से पानी वाला हेलमेट राधा को देता है। हेलमेट पहनते ही राधा की सांस में सांस आती है। शुक्र है भगवान का, अब जाकर मेरी सांस में सांस आई। अजी देखिए ना, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। तभी उस बच्ची की सांस उखड़ने लगती है। वो जोर जोर से सांस लेने लगती है और रोने लगती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही हुआ जिस बात का डर था। राधा, इसे भी तुम्हारी तरह पानी की जरूरत है। ये पानी के बिना ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। तुम इसे संभालो, मैं अभी आता हूँ। फिर गोपाल जाता है और एक टब में पानी भरकर लाता है। फिर वो उस बच्ची को पानी में डालता है। पानी में जाते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और एक जल परी बन जाती है। ये देखकर गोपाल घबरा जाता है। अरे नहीं, अगर गांव वालों को इसकी असलियत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा राधा? अजी आप घबराइए नहीं, मैं अपने और अपनी बेटी के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगी। फिर इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और राधा की बेटी मीना 10 साल की हो जाती है। राधा उसकी असलियत गांव वालों से छिपाने के लिए मीना को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। फिर एक दिन मीना घर में कैद रहकर तंग आ जाती है। माँ, मुझे भी घर से बाहर जाना है। देखो ना, सब बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। मेरा भी मन करता है बाहर जाकर खेलने का। मुझे भी जाने दो ना। नहीं नहीं मीना, तुम जानती हो ना कि तुम इन सब बच्चों के जैसी नहीं हो। तुम इनसे थोड़ी अलग हो बेटा, इसलिए तुम इनके साथ बाहर खेलने नहीं जा सकती। मीना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन मीना खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर बच्चों को खेलता हुआ देख रही होती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और घर से बाहर निकल जाती है। सब बच्चे उसका पानी वाला हेलमेट देखकर चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। अरे ये क्या है? ये तुमने सिर पर पानी वाला मटका क्यों पहना हुआ है? ये क्या चीज है? तुम इसमें सांस कैसे ले सकती हो? ये तो बहुत ही अजीब है। भाई, मुझे तो ये पानी का मटका बहुत कमाल का लग रहा है। इसमें तो मैं मछलियों को पाल सकता हूँ। ए लड़की, चल ये मटका उतार कर मुझे दे दे, मैं इसमें मछलियों को रखूंगा। मीना बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नहीं नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है कि ऐसे नहीं मानेगी। चलो भाइयों, हम खुद ही इससे ले लेते हैं। फिर वो बच्चे जबरदस्ती मिलकर वो पानी वाला हेलमेट मीना के सिर से उतार लेते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है भाई। आज तो मजा ही आ गया। हेलमेट उतरते ही मीना को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वो जमीन पर बैठ जाती है। मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगी। मुझे ये वापस कर दो, मैं इसके बिना सांस नहीं ले सकती। अरे भाई, इससे क्या हो गया? ये तड़प क्यों रही है? मुन्ना भाई, मुझे लगता है हमें इसका मटका वापस दे देना चाहिए। कहीं इसे कुछ हो गया तो मम्मी बहुत मारेगी। फिर मुन्ना वो हेलमेट मीना को वापस कर देता है। हेलमेट पहनते ही मीना ठीक हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। ये क्या चक्कर है भाई? ये लड़की तो पानी के अंदर सांस ले रही है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? मुझे तो तुम कोई चुड़ैल लग रही हो। नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं एक जल परी हूँ, इसलिए मैं पानी के बिना ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाती। ये सुनकर उन दोनों बच्चों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जल परी? अरे जल परी तो सिर्फ कहानियों में होती है, असलियत में नहीं होती। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। हाँ ठीक है, अगर तुम जल परी हो तो मैं भी स्पाइडरमैन हूँ। मजाक मत करो। अच्छा, तुम दोनों मेरे दोस्त बनोगे? मैं रोज तुम्हारे साथ खेलने आऊंगी। हाँ ठीक है। तभी राधा मीना को उन बच्चों के साथ खेलता हुआ देख लेती है। मीना, अभी के अभी वापस आओ, अभी के अभी घर वापस आओ। मीना माँ को देखकर डर जाती है और भागती हुई वापस घर आ जाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, घर से बाहर नहीं जाना। अगर किसी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा?
मीना चुपचाप उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है और फिर दोबारा घर से बाहर नहीं जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे चिंटू भाई, मीना खेलने नहीं आई, चलो उसके घर चलते हैं। फिर वो दोनों मीना की खिड़की के पास पहुंचकर उसे आवाज लगाने लगते हैं। मीना, मीना, कहाँ हो तुम? मुन्ना की आवाज सुनकर मीना खिड़की खोलती है और उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अरे मीना, क्या हुआ? तुम खेलने क्यों नहीं आई? माँ नहीं आने देती, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। अभी तुम दोनों जाओ, कहीं माँ ना आ जाए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से गांव में शोर पुकार मच जाता है। हाय राम, बचाओ बचाओ। एक दिन मीना का दोस्त मुन्ना नदी में गिर जाता है। अरे राधा, कोई नदी में गिर गया है। हे भगवान, ये कैसी मजबूरी है, मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। तभी मीना भागती हुई घर से बाहर निकलती है। अरे मीना, मीना रुक जाओ, हम गांव वालों की मदद नहीं कर सकते, मीना रुको। लेकिन मीना माँ की बात नहीं सुनती और सीधा भागती हुई जाती है और नदी के पास पहुँच जाती है। वहाँ बहुत सारे गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई भी नदी में कूदने की हिम्मत नहीं करता है। आई मम्मी, अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ। अरे भाई, कोई बचाओ इसे, नहीं तो ये डूब जाएगा। मीना देखो ना, मुन्ना खेलते खेलते नदी में गिर गया। तभी मुन्ना पानी में डूब जाता है। उसे बचाने के लिए मीना भी पानी में कूद जाती है और जलपरी के रूप में आ जाती है और मुन्ना का हाथ पकड़कर उसे नदी के ऊपर ले आती है। फिर गांव वाले उन दोनों को पानी से बाहर निकालते। मुन्ना की जान तो बच जाती है, लेकिन मीना का जलपरी वाला रूप देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दैया रे, ये तो कोई जादूगरनी है। मैं तो इसे एक आम लड़की समझती थी, लेकिन ये तो एक जलपरी निकली। ओ बहन, तुम सही कहती हो, ये लड़की एक जादूगरनी है। इससे पूरे गांव को खतरा है कि माँ पर तो हमें पहले से ही शक था। ओ भाइयों, हमें इसे अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए। हाँ, मारो मारो, ये एक जादूगरनी चुड़ैल है, इसे मारो। तभी मीना का दोस्त चिंटू भागता हुआ मीना के घर आता है और मीना के माँ बाप को सारी बात बताता है। अरे नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। चलो जी, हमें अभी जाना होगा, नहीं तो गांव वाले मीना की जान ले लेंगे। फिर वो दोनों भागकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे रुको रुको भाइयों, मेरी बात सुनो, ये मेरी बेटी है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हाँ, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे दैया, जरा राधा के सर पर तो देखो, ये क्या बला है? इसने ये पानी का मटका सर पर क्यों डाल रखा है? आखिर ये माजरा क्या है? भाइयों, मुझे तो लगता है ये पूरा परिवार ही बहरूपिया है। आप मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं भी एक जलपरी हूँ। मैं पानी के बिना ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकती, इसलिए मुझे ये पानी से भरा मटका पहनना पड़ता है। लेकिन तुम आई कहाँ से हो? मैं आपकी दुनिया की नहीं हूँ, मैं समुद्र की गहराइयों से आई हूँ। वहाँ समुद्र में एक जलपरियों की दुनिया थी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन समुद्र की गहराइयों से एक राक्षस आया और उसने हमारी पूरी दुनिया तबाह कर दी। उसने सब जलपरियों को मार डाला। मैं किसी तरह उससे बचकर यहाँ आ गई। अरे मर गए रे, अब ये कौन से राक्षस की बात कर रही है भाई? तुम दोनों चुड़ैलें कम थी क्या जो अब ये राक्षस भी आ गया? अरे भाई, मुझे तो ये मनगढ़ंत कहानी लगती है। अभी फिलहाल तो हमें इन दोनों जादूगरनियों से खतरा है। नहीं नहीं अंकल, मीना मेरी दोस्त है, ये बहुत अच्छी है, इसने मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तभी एक गांव वाला सहमा हुआ उनकी तरफ भागता हुआ आता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? दोनों भूत वूत देख लिया क्या? अरे भाई, वहाँ पहाड़ी के पास नदी में मैं अपनी नाव से मछलियाँ पकड़ रहा था, तभी अचानक से मेरी नाव को किसी ने नदी के अंदर खींच लिया। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। अरे नहीं, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। कहीं ये वही राक्षस तो नहीं? अरे मर गए रे,
आज किस कमबख्त का मुंह देखकर उठा था मैं। पहले ये जलपरी और अब ये राक्षस। चलो भाइयों, हमें अभी जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। फिर वो सब लोग पहाड़ी के पास वाली नदी के किनारे की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है ये राधा हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये राक्षस की मनगढ़ंत कहानी बता रही है। हाँ, देखो राधा, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी बेटी को लेकर वापस समुद्र में लौटना ही होगा। फिर इतना बोलकर सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन एक नाव वाला कुछ लोगों को अपनी नाव से नदी पार करवा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नाव डगमगाने लगती है। अरे 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 भाई, ये तेरी नाव इतनी डगमगा क्यों रही है भाई? कहीं तूने लालच में ज्यादा सवारी तो नहीं बैठा ली नाव में? तभी एक हाथ नदी से बाहर निकलता है, नाव को नदी के अंदर खींचने लगता है। सब लोग नदी में गिर जाते हैं। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मर गए, अरे ये क्या हो गया? अरे अरे भाई कोई हमारी मदद करो, अरे कोई हमारी मदद करो। तभी उन लोगों की चीख पुकार सुनकर कुछ गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही वो राक्षस उन लोगों को एक एक करके नदी के अंदर खींच लेता है। ये सब देखकर सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भाई, वो राधा सही कह रही थी, इस नदी में जरूर कोई राक्षस है। अब हम क्या करें? चलो भाइयों, हमें अभी के अभी सरपंच जी को इसके बारे में बताना होगा। फिर वो सब लोग भागते हुए सरपंच के घर जाते हैं और उसे नदी में हुई घटना के बारे में बताते हैं। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई हमारे गांव में। फिर सब गांव वाले मिलकर ये तय करते हैं कि कोई भी गांव वाला नदी के पास नहीं जाएगा। ये खबर सुनकर राधा भी बहुत डर जाती है। जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानती हूँ वो राक्षस मेरी तलाश करता हुआ यहाँ आया है। अब वो मेरी बेटी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम डरो नहीं राधा, मैं तुम्हें और मीना को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर एक दिन रात को वो राक्षस नदी से बाहर निकलकर गांव में राधा की तलाश करने लगता है। वो हर गांव वाले के दरवाजे के पास जाता है और उस जलपरी को सूंघने की कोशिश करता है। जलपरी, मैं तेरी खुशबू सूंघ सकता हूँ। मुझे पता है तू यहीं कहीं आसपास ही है, तू मुझसे बच नहीं सकती। सभी गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से उस राक्षस को देख रहे होते हैं। हे भगवान, ये तो वही राक्षस है जी, अब क्या होगा? राधा, तुम मीना को लेकर अंदर छुप जाओ, कहीं ये तुम्हें सूंघता हुआ यहाँ ना आ जाए। फिर वो राक्षस राधा को सूंघता हुआ आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी घर के बाहर सोता हुआ दिखाई देता है, तो वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। अरे अरे मर गए, अरे 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 तू क्या चीज है? छोड़ छोड़ मुझे छोड़। तो इंसान, मैं यहाँ एक जलपरी की तलाश में आया हूँ, मुझे उसका पता बता दे, नहीं तो तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। हाँ भाई तुम सही जगह पर आए हो। वो जलपरी इसी गांव में रहती है। मुझे नीचे उतारो, मैं अभी तुम्हें उसका पता बताता हूँ। फिर वो गांव वाला उस राक्षस को राधा के घर का पता बता देता है और वो राक्षस सीधा राधा के घर के बाहर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगता है। जी, ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ये राक्षस इसे आसानी से तोड़ देगा। आप मीना को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाओ, मैं इस राक्षस का मुकाबला करती हूँ। नहीं राधा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको जाना ही होगा, नहीं तो ये मेरे साथ साथ हमारी बेटी को भी मार देगा। फिर ना चाहते हुए भी गोपाल मीना को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। तभी वो राक्षस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ओह, तो तुम यहाँ छुप कर बैठी हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। चलो, अब तुम मेरे साथ चलोगी।
फिर हमारा होने वाला बच्चा पूरे समुद्र पर राज करेगा। फिर वो राक्षस राधा को कंधे पर उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। बचाओ बचाओ, छोड़ मुझे राक्षस, छोड़। अरे गांव वालों, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अरे नहीं, मुझे अभी जाना होगा, नहीं तो वो राधा को ले जाएगा। तभी गांव वाले गोपाल को पकड़ लेते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, नहीं वो राक्षस मेरी पत्नी को ले जाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे गोपाल, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों मरना चाहते हो? अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर तुम उस राक्षस के पास गए तो उसे तुम्हारी बेटी के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तुम, तो उसे राधा को अपने साथ ले जाने दो। फिर गोपाल अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। राधा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। राधा। फिर वो राक्षस राधा को लेकर नदी में कूद जाता है और नदी की गहराई में चला जाता है और पूरा गांव वहीं खड़ा देखता रहता है। माँ, माँ वापस आ जाओ माँ। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी माँ? मैं तुम्हें वापस लेकर रहूंगा राधा, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, जान क्यों न देनी पड़े। फिर दिन होने पर गोपाल अपनी पत्नी की तलाश में मीना के साथ नदी के किनारे जाता है। गोपाल वहीं जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। राधा, तुम कहाँ चली गई? राधा, राधा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? राधा, राधा। मीना, यही रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन पापा, आप पानी के अंदर माँ को कैसे ढूंढोगे? आप ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं रोक पाओगे। आप मुझे जाने दो, मैं भी एक जल परी हूँ, मैं बहुत आसानी से नदी के अंदर जा सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो राक्षस इसी नदी में है, मैं तुम्हें इस पानी में नहीं जाने दे सकता। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर गोपाल नदी के अंदर छलांग लगा देता है और पानी के अंदर जाकर राधा की तलाश करने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांस फूल जाती है और उसे पानी के ऊपर आना पड़ता है। क्या हुआ पापा, आपको माँ के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, मैं ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता। हो सकता है वो राक्षस तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा गहराइयों में ले गया हो। फिर गोपाल पानी से बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी एक गांव वाला वहाँ आता है। देखो गोपाल, अब तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आएगी। वो राक्षस अब तक उसे उठाकर पता नहीं कितनी गहराई में ले जा चुका होगा। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो, वो भी एक जल परी है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या पता वो राक्षस तुम्हारी पत्नी की तरह तुम्हारी बेटी मीना को भी सूंघता हुआ यहाँ आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो राक्षस मेरी पत्नी को तो ले गया, लेकिन मैं अपनी बेटी की सुरक्षा हर हाल में करूंगा। हाँ, चलो मीना, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, हमें अभी वापस घर जाना होगा। चलो चलो चलो। फिर गोपाल और मीना वापस अपने घर आ जाते हैं। मीना को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, इसलिए वो उसे पानी वाला हेलमेट पहना देता है। मीना, अब हमें सारी खिड़कियों को लकड़ी लगाकर मजबूती से बंद करना होगा। फिर इतना सोचकर गोपाल सारी खिड़कियों पर लकड़ियां लगा देता है। फिर रात होने पर पूरे गांव में अजीब अजीब सी गुर्राने की आवाज गूंजने लगती है। सब गांव वाले डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो उसी राक्षस के गुर्राने की आवाज है। लगता है उसे मीना के बारे में पता चल गया है। तभी वो राक्षस नदी से बाहर निकल आता है। ये जलपरी की खुशबू
कहाँ से आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एक और जलपरी भी है, वो मुझसे नहीं बच सकती। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर वो राक्षस पूरे गांव में गुर्राता हुआ उस जलपरी को ढूंढने लगता है। गोपाल मीना के शरीर पर तेल लगा देता है, जिससे कि वो राक्षस मीना की खुशबू ना सूंघ सके। फिर वो राक्षस हर घर की खिड़की से झांक झांक कर मीना की तलाश करने लगता है। अरे गाँव वालों, उस जलपरी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें कल रात तक की मोहलत देता हूँ। उस जलपरी को खुद ब खुद मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। फिर इतना बोलकर वो राक्षस वापस नदी के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। अरे मर गए रे, मुझे तो लगा था ये राक्षस राधा को अपने साथ ले जाने के बाद इस गांव का पीछा छोड़ देगा, लेकिन नहीं, ये कमबख्त तो अब मीना के पीछे पड़ गया है। भाई मुझे तो लगता है हमें मीना को उस राक्षस के हवाले करना ही होगा, नहीं तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाइयों, कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब इतने बुज़दिल हो क्या, जो एक छोटी सी बच्ची को उस राक्षस के हवाले करना चाहते हो? हमें माफ कर दो गोपाल भाई, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, या तो तुम अपनी बेटी को साथ लेकर ये गांव छोड़कर चले जाओ, या फिर हमें मीना को उस राक्षस के हवाले करना ही होगा। फिर इतना बोलकर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। गोपाल को रात भर नींद नहीं आती। अगर हम ये गांव छोड़कर चले गए तो मैं कभी भी अपनी माँ से मिल नहीं पाऊंगी। पापा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर दिन होते ही किसी को बिना कुछ बताए घर से निकल जाती है और उसी नदी के पास पहुंच जाती है। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या, वो राक्षस तुम्हारी ही तलाश कर रहा है और तुम खुद यहाँ आ गई। मुझे अपनी माँ को बचाना है, इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी, तो मैं दे दूंगी। फिर इतना बोलकर मीना नदी में कूद जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में नदी में कूद गई। मुझे अभी जाकर गोपाल को ये बताना होगा। फिर वो गांव वाला सीधा गोपाल के घर की तरफ भागता है। उधर मीना नदी में जाते ही अपने जलपरी के रूप में आ जाती है और नदी के अंदर चली जाती है और अपनी माँ की तलाश करने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने पर उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो राक्षस जरूर माँ को इसी गुफा के अंदर लेकर गया होगा। फिर मीना भी उस गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी एक बड़ी मछली वहाँ आती है और उसे रोक लेती है। अरे नहीं, तुम ये कहाँ जा रही हो? क्या तुम नहीं जानती हो ये उस समुद्री राक्षस की गुफा है? जो एक बार इस गुफा के अंदर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। मैं जानती हूँ, लेकिन वो राक्षस मेरी माँ को उठाकर ले गया है। मुझे हर हाल में अपनी माँ की जान बचानी है, इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। मीना की ये बात सुनकर वो मछली भी हैरान रह जाती है और मीना उस गुफा के अंदर चल पड़ती है। वहाँ गुफा में बहुत सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं। उन्हें देखकर वो डर जाती है। तभी थोड़ा आगे जाते ही उसे राधा एक पिंजरे में कैद दिखाई देती है। अपनी माँ को ठीक देख वो खुश हो जाती है। माँ, आप ठीक तो हो? मेरी बेटी, तुम आ गई? अरे नहीं, तुम यहाँ क्यों आई? तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, कहीं वो राक्षस आ गया तो वो तुम्हें भी कैद कर लेगा। माँ, आप डरो नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। फिर मीना उस पिंजरे की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी बहुत मजबूत होती है। कोई फायदा नहीं है मीना, तुम ये रस्सियाँ नहीं तोड़ पाओगी, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मीना पलटती है और राधा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मीना को जाता देख राधा भी खुश हो जाती है। जाओ मेरी बेटी, जाओ, अपनी जान बचाओ। फिर मीना गुफा से बाहर आकर मछलियों से मदद मांगती है। मछलियाँ भी छोटी सी लड़की की हिम्मत देखकर हैरान रह जाती हैं और उसकी मदद करने को तैयार हो जाती हैं। फिर मीना उन नुकीले दांत वाली मछलियों को अपने साथ लेकर गुफा के अंदर पहुंच जाती है। मीना को वापस आता देख राधा चौंक जाती है। अरे नहीं, ये मीना भी ना बहुत जिद्दी है। मीना, तुम वापस क्यों आई? अरे माँ, आपको क्या लगा मैं आपको यूं ही छोड़कर चली जाऊंगी?
फिर वो सब मछलियाँ अपने नुकीले दांतों से उन सारी रस्सियों को काट देती हैं और राधा आजाद हो जाती है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सभी मछलियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। अरे नहीं, हे भगवान, ये तो उसी राक्षस की आवाज है, वो यहीं आसपास ही है। चलो मीना, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों तेजी से तैरते हुए गुफा से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ वो राक्षस गुफा में राधा को ना पाकर आग बबूला हो जाता है। नहीं छोड़ूंगा, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ सब गांव वाले भी नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। मीना, तुम कहाँ हो? मीना, मीना। तभी मीना राधा के साथ नदी के ऊपर आ जाती है। अरे राधा, तुम जिंदा हो? मीना, तुम ठीक तो हो ना? चलो चलो जल्दी से पानी से बाहर आओ, चलो जल्दी बाहर आओ। फिर वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों को सही सलामत देखकर गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे, लगता है इनके पीछे पीछे वो राक्षस भी आ रहा है। भाइयों, मैं तो कहता हूँ अगर अपनी जान बचानी है तो इन दोनों जल परियों को वापस पानी में फेंक देते हैं, नहीं तो वो राक्षस किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, विजय सही कह रहा है, इन दोनों की वजह से पूरे गांव पर आफत मंडरा रही है। चलो इन दोनों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। चलो भाइयों, देर किस बात की, आगे बढ़ो। नहीं नहीं भाइयों, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तभी मुन्ना और चिंटू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसा मत कहो, मीना ने एक बार मेरी जान बचाई थी। अगर आपने उसे नदी में फेंका तो मैं भी नदी में कूद जाऊंगा। मेरा बेटा मुन्ना सही कह रहा है जी, हमें इस छोटी सी बच्ची की मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, कविता सही कहती है, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। अरे यार, ये सब के सब गांव वाले पागल हो गए हैं। लगता है सबने मरने का इरादा कर लिया है। अरे मर गए रे, ये नास मिटा तो सच में इनके पीछे पीछे आ गया। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गए रे, अब कोई नहीं बचेगा रे, अब सब मरेंगे। अरे भागो। फिर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो राक्षस वहीं पानी में रात होने का इंतजार करता है। विजय उसे पेड़ के पीछे छुप छुप कर देख रहा होता है। ये कमबख्त नदी से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? लगता है रात होने का इंतजार कर रहा है। फिर सब गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। सरपंच जी, आपने इन दोनों जलपरियों को तो बचा लिया, लेकिन अब उस राक्षस के गुस्से से कैसे बचाओगे? वो नास मिटा वहाँ नदी में रात होने का इंतजार कर रहा है। रात होते ही वो गांव में घुस जाएगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। हाँ देखो चुन्नी लाल, मुझे पता है कि तुम्हें पूरे गांव की फिक्र है, लेकिन हम राधा और मीना को उस राक्षस के हवाले नहीं कर सकते। हमें उससे मुकाबला करने के लिए कोई न कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। सरपंच जी, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों न हम किसी तरह उस राक्षस को पिंजरे में कैद कर ले। वाह बेटा वाह, क्या तरकीब ढूंढ कर लाए हो हैं? अब ये भी बता दो कि उस राक्षस को उस पिंजरे के अंदर कैद कैसे करोगे? हैं? हाँ सरपंच जी, ये तरकीब सही लग रही है। मैं उस पिंजरे की एक तरफ बैठ जाऊंगी और जैसे ही वो राक्षस पिंजरे के अंदर आएगा, आप बीच वाला दरवाजा बंद कर देना और फिर वो राक्षस कैद हो जाएगा। नहीं नहीं राधा, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अगर पिंजरे का बीच वाला दरवाजा सही समय पर बंद नहीं हुआ तो वो राक्षस तुम्हें कच्चा खा जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसका खाना बनकर उस पिंजरे में नहीं जाने दूंगा। देखो भाइयों, जो भी उस पिंजरे में उस शैतान का चारा बनकर जाएगा,
तुझे मैं अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अरे वाह वाह, 2 लाख रुपए वाह वाह, ये स्कीम तो बहुत बढ़िया लग रही है भाई। सरपंच जी, मुझे लगता है मुझसे बहादुर पूरे गांव में कोई नहीं है। अगर कोई जाने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। तो ठीक है, तय रहा। रात होते ही चुन्नी लाल पिंजरे में बैठ जाएगा। गोपाल, जैसे ही वो राक्षस पिंजरे में घुसे तुम बीच वाला दरवाजा बंद कर देना, ताकि चुन्नी लाल की जान को कोई खतरा ना हो सके। जी सरपंच जी, मैं समझ गया, मैं एकदम चौकन्ना रहूंगा। फिर सब लोग पिंजरा बनाने में लग जाते हैं। ए कामचोर, रस्सी को कस के बांध, कस के। कहीं ये रस्सी खुल गई तो वो राक्षस मेरा काम तमाम कर देगा। फिर रात होते होते पिंजरा भी बनकर तैयार हो जाता है। फिर गांव वाले चुन्नी लाल को औरत का मेकअप करके उसे एक जल परी बना देते हैं। अरे नास मीटो, ये क्या बना दिया मुझे? 2 लाख में सिर्फ पिंजरे में बैठने की बात हुई थी, तुमने तो मुझे जल परी बना दिया। वो कमबख्त राक्षस जल परी देखते ही पागल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं पिंजरे में नहीं जाने वाला। मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए। अरे चुन्नी लाल, ये आखिरी समय पर कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। अब तुम्हें पिंजरे में जाना ही होगा। अबे बूढ़े सरपंच, तू खुद क्यों नहीं बैठ जाता इस पिंजरे में? अरे मर गया रे, ये 2 लाख रुपए के लालच में मैं कहाँ फंस गया। तभी रात होते ही वो राक्षस नदी से बाहर निकल आता है और सीधा गांव की तरफ चल पड़ता है। पूरे गांव में उसके गुर्राने की आवाज आने लगती है। फिर सब गांव वाले चुन्नी लाल को पिंजरे में कैद करके वहां से दूर चले जाते हैं। अरे कमबख्तों, तुम्हारा नाश मिटे। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए भाई। अरे बूढ़े सरपंच, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। कमबख्त कहाँ छुप गया? अरे अरे मर गया रे, अब क्या करूँ, क्या करूँ? तभी वो राक्षस गांव में आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। गाँव वालों, तुमने उस जल परी की मदद करके अच्छा नहीं किया। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, लगता है गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हो गया। जाने मन, वहीं रुको, मैं अभी आया। आई मम्मी, ये कमबख्त तो इसी ओर आ रहा है। अब क्या करूं, क्या करूं? गोपाल वही पेड़ के पीछे रस्सी पकड़कर खड़ा होता है। अरे चुन्नी भाई, चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा शोर मत मचाओ, उसे शक हो जाएगा। अरे गोपाल भाई, तुम सही समय पर ये दरवाजा बंद कर देना, नहीं तो ये कमबख्त मेरा कचूमर बना देगा। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम बस चुपचाप बैठे रहो। फिर राक्षस धीरे धीरे उस पिंजरे की ओर बढ़ता है और पिंजरे के अंदर घुस जाता है। आई मम्मी, मर गया रे। अरे अरे गोपाल भाई, जल्दी से दरवाजा बंद करो, नहीं तो ये नास मिटा मेरी गर्दन मेरी धड़ से अलग कर देगा। अरे दरवाजा बंद करो भाई। अरे ये क्या? ये तो आदमी की आवाज है, ये कोई जल परी नहीं है। धोखा, धोखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे बेवकूफ बनाओगे। तभी गोपाल पिंजरे के बीच वाला दरवाजा बंद कर देता है और राक्षस पिंजरे में कैद हो जाता है और चुन्नी लाल पीछे के दरवाजे से पिंजरे से बाहर निकल जाता है। अरे बच गया रे, अरे बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया। फिर सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। गांव वालों, तुमने मुझे धोखा देकर अपनी मौत को बुलाया है। मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर मैं तुम्हें चुन चुन कर मारूंगा।
तू क्या मारेगा इन्हें? आज तो तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तूने मेरे सारे परिवार को मार डाला। आज तुझे तेरे किए की सजा मिलकर ही रहेगी। मारो मारो, इसे जलाकर मार डालो। तभी वो राक्षस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अरे गोपाल भाई, अपनी पत्नी को कहो डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो जल्दी से इस राक्षस को आग के हवाले करे। अगर ये बाहर निकल गया तो सबसे पहले मुझे ही मारेगा भैया, मुझे ही मारेगा। राधा, अब समय आ गया है, इस बुराई को खत्म करो और एक बार फिर साबित कर दो कि जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर राधा उस राक्षस को आग के हवाले कर देती है और देखते ही देखते वो राक्षस जलकर राख हो जाता है। ए सरपंच, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। अब शर्त के अनुसार लाओ मेरे 2 लाख रुपए दो। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए होंगे? अरे तेरा नाश मिटे सरपंच। बूढ़े, तूने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। अरे चुन्नी लाल, रुक जा। अरे रुक जा भाई, मैं गांव वालों को बोलकर तुझे 1000 रुपए दिलवा दूंगा। अरे रुक जा, मेरी जान लेगा क्या? फिर राधा, मीना और गोपाल खुशी खुशी गांव वालों के साथ रहने लगते हैं। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज।